असेंबली का इजलास जारी है। शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे जिस पर स्पीकर साहब ने उनसे गुजारिश की कि क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद उन्हें तकरीर का मौका दिया जाएगा। पब्लिक न्यूज रूम में बाकायदा आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं सारा इलियास। शरीफ खानदान को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ मिल गया है। अदालत उस्मा ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा मुअत्तली के खिलाफ नैब की अपील मुस्तरद कर दी और इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया है। नैब ने एवनफील्ड रेफरेंस में शरीफ फैमिली की सजा मुअत्तली के खिलाफ अपील दायर की थी। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 और मरियम नवाज को 7 और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। ये रिपोर्ट मुलाजा कीजिए, फिर गुफ्तगू करते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मजहर आलम शामिल थे। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि जमानत मनसूखी के कवायद के बारे बताएं। क्या आप जमानत मनसूखी के पैरामीटर्स जानते हैं? वो कौन से पैरामीटर हैं जिन पर जमानत खारिज हो सकती है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट ने जमानत देने के अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया। जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि किस बुनियाद पर जमानत मंसूख करें। नैब के वकील ने जवाब दिया कि सजा मुअत्तली में हार्डशिप के मामले को नजरअंदाज किया गया। जस्टिस खोसा ने कहा कि सजा मुअत्तली के फैसले के खिलाफ आपके पास ठोस जवाब होना चाहिए। जस्टिस खोसा ने इस्तफसार किया कि जमानत का हुक्म अबूरी है। नैब के रास्ते में क्या मुश्किल है? कहा नवाज शरीफ इस वक्त आजाद शख्स नहीं, जो शख्स आजाद नहीं उसकी जमानत क्यों मंसूख कराना चाहते हैं? जस्टिस गुलजार ने रिमार्क्स दिए कि नैब का कानून खसूसी कानून है और खसूसी हालात में जमानत हो सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जमानत तो अब हो गई है, बेशक गलत असूलों पर ही हुई हो। आप हमें मुतमईन करें कि हम क्यों सजा मुअत्तली के फैसले को कलअदम करार दें। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का नवाज शरीफ के वकील से दिलचस्प मुकालमा हुआ। जस्टिस खोसा ने नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस से ही पूछ लिया कि कोई नुक्ता बताएं जिससे मुल्जिम की जमानत मंसूख हो जाए। जस्टिस खोसा के रिमार्क्स पर कमरे अदालत में कहके लग गए। जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा कि हाई कोर्ट का सजा मुअत्तली का फैसला तवील है, फैसला मुख्तसर भी लिखा जा सकता था। दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानत के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी। एहतसाब अदालत ने गुज़श्ता बरस 6 जुलाई को एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 10 साल, मरियम नवाज को 7 साल और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को मुअत्तल करते हुए तीनों की जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। तो आज ये जजमेंट आनी थी जिस पर सबकी नजरें लगी हुई थी। उसमें शरीफ खानदान को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बड़ा रिलीफ मिल गया है। अदालत उस्मा ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा मुअत्तली के खिलाफ जो नैब की जानिब से अपील दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उससे मुस्तरद कर दिया है। 3 रेफरेंसेस थे जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ थे, उसमें एक में उन्हें क्लियर कर दिया गया है, एक में रिलीफ बरकरार रखा गया है। जो तीसरा रेफरेंस था उसके खिलाफ जो है सजा के खिलाफ उन्होंने अपनी अपील दायर कर रखी है। इसी पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे अमजद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद, इससे पहले जब चीफ जस्टिस साहब ने लार्जर बेंच नहीं बना था और इस सारे मामले की समाअत कर रहे थे, जो नैब ने अपील कर रखी थी, तो कुछ 16 सवाल उठाए थे। उनमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक ये था कि अपील से पहले क्या सजा मुअत्तली सुनी जा सकती है। दूसरा सवाल वहां पर यह था कि क्या इतनी तफसीलन सुना जा सकता है सजा मुअत्तली के फैसले को कि यूं लगना शुरू हो जाए कि अपील सुनी जा रही है। तो वो प्रिंसिपल्स तय होना थे, उनके बारे आज क्या सामने आया? तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जो 2-3 इब्तदाई समातें थी, जिनका जो कुछ पॉइंट्स थे जिनकी तरफ आपने इशारा किया है कि अपील भी पेंडिंग हो तो फिर सजा मुअत्तली और फिर दूसरा तफसीली, आज तो उस हवाले से तो आज तो बिल्कुल ही उसके हम ये कह सकते हैं कि उसके बरक्स ही आज सारी प्रोसीडिंग हुई है। और क्योंकि 5 रुकनी लार्जर बेंच था और आज तो 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं उनके सामने एक सादा सा सवाल रखा। वो ये था कि एक अबूरी अगर फैसला हो, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुरी फैसला हो, तो उसको उसके तहत जो है वो क्या मुल्ज़िम को जो है वो रिलीफ नहीं दिया जा सकता। इस हवाले से नैब जो है कोई ऐसा सॉलिड कोई पॉइंट बताएं कि जिससे उनकी जो सजा मुअत्तली के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। लेकिन नैब के प्रोसिक्यूटर जो अकरम कुरैशी थे वो अदालत में पेश हुए, तो उन्होंने 2 पॉइंट्स जो हैं वो आज उन्होंने दौरान समाअत उन्होंने उठाए। एक तो उनका ये कहना था कि इससे क्योंकि नैब उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस के फैसले में मेरिट को मद्देनजर रखा है, जबकि जमानत के केस में मेरिट पर बात नहीं की जा सकती। हार्डशिप के मामले पर उन्होंने कहा कि खुसूसी है, इस वजह से फिर अब ऊपर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, उसको बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत शुक्रिया अमजद भट्टी, आप इस मामले हमें अपडेट कर रहे हैं। और आज के इस फैसले पर शहबाज शरीफ का भी रद्द अमल सामने आ गया है। उनका कहना था कि अल्लाह का शुक्र है हम सुरखरू हुए, फौजी अदालतों का कयाम हमारा ही इक़दाम था।
आपको बताते चलें, शहबाज शरीफ साहब ने आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नैब की अपील मुस्तरद होने का मामला सामने आया, उस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि हम सुरखरू हुए हैं। इसके अलावा उनका यह कहना था कि फौजी अदालतों का जो कयाम था वो हमारा ही इकदाम था। आपको बताते चलें कि फौजी अदालतों को जो रेटिफाई किया गया था पार्लियामेंट की तरफ से जब APS के वाक़े के बाद, तो अब उसमें तौसी का मामला है, उसका कानूनी मुसवदा तैयार कर लिया गया। वजारत कानून ने वो मुसवदा तैयार किया है जिसे अब दोबारा रेटिफाई करवाया जाएगा पार्लियामेंट से। उस बारे अब बात करते हुए शहबाज शरीफ साहब का यह कहना था कि फौजी अदालतों का कयाम हमारा ही इकदाम था। गो के इस मामले पर तनकीद भी होती रही है सियासतदानों पर कि फौजी अदालतों की बजाय अगर कवानीन उस तरह से सख्त कर लिए जाते कि फौजी अदालतों की जरूरत ना पड़ती तो एक और मामला होता। लेकिन शहबाज शरीफ साहब आज ये कह रहे थे कि फौजी अदालतों का कयाम हमारा इकदाम। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अदालत उज़्मा ने हाई कोर्ट के बेल के फैसले को अपहोल्ड किया और हम सब अदालत उज़्मा के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये फैसला किया। और वी ऑलवेज बिलीव इन द रूल ऑफ लॉ और कानून की जो हकमीयत है उसी को आगे चलना चाहिए। तो ये जो अमल ऐसा जिस तरीके से ये केसेस बने हैं उनकी क्या हैसियत रहेगी और अखलाकी तौर पे वो अब वो लोग कहाँ खड़े? इसको तो बेल की बात हुई, उसका मैंने जवाब दे दिया आपको। और अब अगला जो मरहला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियाँ साहब की जो एप्लीकेशन है, पिटिशन, वो दाखिल हो चुकी है, उसकी तारीख भी मुकर्रर हो चुकी है। और अब दुआ करें इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला फजल करे। फौजी अदालतों के बारे में हुकूमत चाह रही है सर कि दोबारा बनाई जाए, आपसे भी ज़ाहिर है रब्ता करना नागुज़ीर होगा, इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी, ये अब हुकूमत जब रब्ता करेगी तो उसके बारे में हम ज़रूर इसके ऊपर सोच विचार करेंगे। लेकिन सिर्फ याद दहानी के लिए कि ये PMLN की गवर्नमेंट थी, मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, जिसने फौजी अदालतों के क़याम के लिए एक ये इनिशिएटिव लिया। और उसका नतीजा ये है कि फौजी अदालतों की वजह से, जहाँ पर ज़रब पर रद्दुल फसाद की वजह से जो दहशत गर्दी है उसके ऊपर बेपनाह उसका ख़ात्मा हुआ और बिल्कुल ना होने के बराबर है। उसी तरीके से जो मिलिट्री कोर्ट्स ने उस ज़माने में जो बनी, उसका एक खौफ पैदा हुआ, खौफ तारी हुआ और उसके नतीजे में जो दहशत गर्दी में तो इजहार तशक्कुर किया गया है शहबाज शरीफ की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट से नैब की अपील मुस्तरद होने पर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है और उनका कहना था कि हम अभी तक सुरखरू हुए हैं और आगे चलकर भी जो आगे हमने अपील दायर की हुई है उसमें भी उन्हें सुरखरू होने की उम्मीद है। और फौजी अदालतों के हवाले से उनसे सवाल किया गया था सहाफ़ी की जानिब से, तो उनका कहना था कि इन अदालतों का क़याम हमारा ही इक़दाम था और अब आगे जब ये मामला सामने रखा जाएगा तब देखा जाएगा कि इस पर आगे क्या हिकमत अमली तय करनी है या क्या फैसले किए जाएंगे। अदालतों का शुक्रिया अदा किया शहबाज शरीफ साहब ने। कहा कि अदालत उज़्मा का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा कि जो नैब ने अपील कर रखी थी नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तली के खिलाफ, उस पर जो आज वो अपील मुस्तरद हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो अल्लाह ताला का उस पर शुक्र अदा करते हुए शहबाज शरीफ का ये कहना था कि हम सुरखरू हुए हैं। अगले मरहले की वो बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अब जो बाकी अल-अज़ीज़िया के हवाले से अपील दायर कर रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें भी हम सुरखरू होंगे और वहाँ पर भी कानूनी जंग लड़ी जाएगी। उसके अलावा फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से उनका यह कहना था कि हमारा इक़दाम था और चूंकि उनसे सवाल किया गया था कि अब एक नया कानूनी मुसवदा तैयार किया गया है, फौजी अदालतों की जो मुद्दत है उसमें तौसी के हवाले से कहा यह जा रहा है कि कम अज़ कम 2 साल और तौसी फौजी अदालतों के क़याम में होनी चाहिए। इस वजह से डॉक्टर खालिद रांझा साहब माहिर कानून है, साबिक वज़ीर कानून है, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। फौजी अदालतों का क़याम हमारा इक़दाम था, शहबाज शरीफ साहब ये फरमा रहे हैं। ओवरऑल वैसे पॉलिटिशियंस पर तनकीद होती है कि फौजी अदालतों के क़याम से बेहतर है कि आप अपने जो अदालती निज़ाम है उसमें कुछ तरामीम करें, उसको बेहतर किया जाए। क्या कहेंगे आप? जो नेशनल कंसेंसस है टेररिज्म के लिए फौजी अदालतें बनाते हैं, तो ये कोई जो ला कानूनियत है टेररिज्म की जी उसको मीट करने के लिए नेशनल कंसेंसस बिल्डअप हुआ है। और मैं समझता हूँ अक्सर ऑब्जेक्ट तो है क्या अचीव करना है इसको, तो इंसाफ की गुफ्तगू नहीं हो रही। असल बात हो रही है कि मुल्क की बका क्या है। और पहले इसमें ये एक मरहला जो है ये कामयाब साबित हुआ है। मैं समझता हूँ कि इसको कंटिन्यू करना को बुरी बात
सर वो जो फेयर और ट्रांसपेरेंट ट्रायल की बात की जाती है, फिर बहुत सारी इंटरनेशनल जो मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं जब वो तनकीद करती हैं कि ये जो ट्रांसपेरेंट ट्रायल नहीं हो पाता फौजी अदालतों में, उससे बेहतर है कि आपके पास एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, आप उनको ज्यादा स्ट्रेंथन करें, आप विटनेस प्रोटेक्शन लॉज बेहतर लेकर आएँ। उस पर अगर पॉलिटिशियन काम नहीं करेंगे और फिर शहबाज शरीफ साहब इस तरह से उसका क्रेडिट ले रहे हैं कि ये फौजी अदालतों का कयाम हमारा इकदाम था, इस पर आप क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंसी के हवाले से मैं खास तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ, ट्रायल की ट्रांसपेरेंसी। जहाँ तक स्पेशल कोर्ट्स का ताल्लुक है, वो एक नाकाम एक्सरसाइज रही है। जब भी आप मुख्तलिफ इकसाम की अदालतें बनाएंगे तो हम तनकीद करते रहेंगे। ये जो मिलिट्री कोर्ट है, ये तो एक स्पेशल डिस्पेंसेशन है। फॉर एग्जाम्पल, वो जो तनकीद करते हैं मगरब वाले, जो गुतरम दे में ट्रायल हो रही है, वो क्या कानून के मुताबिक हो रही है? एक स्पेशल डिस्पेंसेशन है और मैं समझता हूँ उसमें अल्लाह करे उससे जान छूट जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा खालिद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा माहिर कानून शाह खावर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाह खावर साहब ये बताइएगा कि आज क्रेडिट लिया है फौजी अदालतों के कयाम के हवाले से शहबाज शरीफ ने, इंदिया दिया है बेसिकली कि आगे इसके ऊपर एक गौर किया जा सकता है, आगे एक हिकमत अमली तय की जा सकती है। आप इस फैसले को या इस इंदिया को किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा तासुर है उनकी तरफ से, अच्छा एक रिस्पांस गया है। उसकी वजह यह है कि इसमें तो खैर कोई शक नहीं है कि जब पहले फौजी अदालतों की बात आई थी और उसमें आईनी तरमीम का जो सिलसिला था, उस वक्त बिल्कुल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इंक्लूडिंग PMLN उसको सपोर्ट किया और वो वक्त की जरूरत भी थी। सही। लेकिन वो चूंकि टाइम स्पेसिफिक था, 2 साल का पीरियड था, वो गुजर गया और अभी भी जो टेररिज्म का मेनेस है वो काफी हद तक कम तो हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारे उनके जो लोग हैं उनका ट्रायल होना है और उनका ट्रायल 2 साल का पीरियड वैसे शाखावर साहब गुजर गया, जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटी टेररिज्म लॉज हैं और जो कोर्ट्स हैं उनको रॉबस्ट नहीं कर सके, ये भी एक फेलियर ही है। फिर ये है, मैं आपको बताऊं कि ये जो था, चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हुआ था फौजी अदालतों का कयाम और वो जो तरमीम हुई थी, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा लिबरली देखा और उन्होंने ये होल्ड किया कि ये वाकई वक्त की जरूरत है कि ये फैसले जो हैं वो जल्द अज जल्द हों, और लेकिन वो टाइम स्पेसिफिक हों। अब चूंकि अभी दोबारा ये बात चल पड़ी है कि अभी जो मुल्ज़िमान उनके गिरफ्तार हैं पहले से हाई प्रोफाइल जो टेररिज्म के केस, तो उनको फौजी अदालतों में ही तो कवानीन में बेहतरी तो आनी चाहिए, लेकिन चूंकि वक्त की जरूरत थी इस वजह से पहले 2 साल का कयाम हुआ फौजी अदालतों का, अब शायद इसमें तोसी हो जाए। बहुत शुक्रिया। शाखावर साहब हमारे साथ मौजूद थे, खालिद रांझा साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी कानूनी राय से हमें आगाह। एक और अहम खबर यहाँ पे शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ारत इत्तलात के मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में फवाद चौधरी, यूसुफ बेग मिर्जा और इफ्तिखार दुरानी शरीक हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जाती नहीं मुल्की मफादात के लिए काम कर रहे हैं। वज़ारत इत्तलात हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे और उसके मकासद को उजागर करने में अपना किरदार अदा करे। इस मीटिंग का मकसद क्या था, एजेंडा क्या था, क्या कुछ डिस्कस हुआ, जानेंगे अपने नुमाइंदे टिका खान सानी से। जी टिका। जी बिल्कुल, इस इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है, जिसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, इसके अलावा मामलीन ख़ुसूसी इफ्तिखार दुरानी और यूसुफ बेग मिर्जा भी मौजूद थे। इसमें खासतौर पर मुल्क की तारीख में पहली मरतबा मुल्क की जो हालत ज़ार है उसको बदलने के हवाले से PTA का जो मंशूर है उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म यानी ढांचा जाती इस्लाहात पर अमल यकीनी बनाना, इसको डिस्कस किया गया है। इसके अलावा ओवरऑल जो मीडिया में तनकीद की जा रही है उसका जायजा लिया गया है और ये वज़ीर आज़म ने बाकायदा इसमें कहा है कि कौमों की जिंदगी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वो हमेशा तकलीफ दे मरहले होते हैं, लेकिन मुश्किल मरहले में बाद में अच्छा और खुशहाल दौर जो है उसका आगाज होता है। इसमें वज़ीर आज़म का कहना था कि वज़ारत इत्तलात हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे इसके मकासद को उजागर करने में अपना किरदार अदा करे। साथ ही ये कहा गया कि मजबूत, मुतहर्रिक और जिम्मेदार मीडिया मुल्क की तामीर और तरक्की और अवाम को बाखबर रखने में कलीदी किरदार अदा करता है। और ये भी वज़ीर आज़म की तरफ से कहा गया इस इजलास में कि वज़ारत इत्तलात हुकूमती पॉलिसियों से मुतल्लिक मीडिया के जरिए अवाम को बाखबर रखने के लिए मजीद मुतहर्रिक किरदार अदा करेगी। और साथ साथ ये कहा गया है कि मीडिया से मुतल्लिक जो हुकूमती पॉलिसियां हैं उसको जानबूझकर मनगढ़ंत अंदाज में प्रोपेगेंडे के जरिए एक मुहर्रकात को बखूबी आगाह होने के बावजूद मुख्तलिफ तरीकों से इसको पेश किया जाता है, लेकिन मीडिया के साथ ही मिलकर इस मज़मूम एजेंडे को बेनकाब करने की जरूरत है, ये वज़ीर आज़म का कहना है। और साथ ही वज़ीर आज़म की तरफ से कहा गया है कि कोई महज़ब और जिम्मेदार मुआशरा जो है बेबुनियाद और मनगढ़ंत खबरों की तशहीर की इजाजत नहीं दे सकता। बेबुनियाद खबरों की जो अशात है उसकी रवश जो है उसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए और साथ ही जो मुश्तरका मिशन है मीडिया के साथ वो रवाबत मजबूत बना के उसको
तकमील तक पहुंचाया जाएगा। ये आधे से पौना घंटा ओवरऑल पाकिस्तान में मीडिया के जो किरदार है उसका जायजा लिया गया और पॉजिटिव किरदार को सराहा गया और कुछ ऐसी चीजें जो मनगढ़ंत अंदाज में पेश की जा रही हैं उसकी हौसला शिकनी इस इजलास में की गई, जो कि वज़ीर आज़म की अपनी जो मीडिया टीम है उसका ये इजलास था जिसमें ओवरऑल पूरे मीडिया का हुकूमत की इत्तलात और नशरियात के हवाले से आइंदा पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इस पर गुफ्तगू की गई इस इजलास में। बहुत शुक्रिया टिका खानसानी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आज ये मीटिंग हुई और जिसमें वज़ीर आज़म ने इस मीटिंग को चेयर किया, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इसमें मौजूद थे, उनके अलावा मुआविनीन खुसूसी यूसुफ बेग मिर्ज़ा और इफ्तिखार दुरानी ने इस इजलास में शिरकत की। और इस मीटिंग में, इस इजलास में ये डिस्कस किया गया कि ज़्यादा बेहतर मीडिया पॉलिसी आगे हुकूमत क्या अपना सकती है और ख़ासतौर पर जो फेक न्यूज़ का ट्रेंड है, जो गलत और मनफी खबरें हुकूमत के खिलाफ मनगढ़ंत फैलाई जा रही हैं, उन्हें किस तरह से रोका जाना चाहिए, उस पर लाएअमल क्या होना चाहिए, इस मीटिंग में ये सब कुछ डिस्कस किया गया। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि गुज़िश्ता रात रनवे से फिसलने वाला तैयारा किसका था। पब्लिक न्यूज ने इस बात का पता चला लिया है। ज़राए के मुताबिक ये बात सामने आई है कि गुज़िश्ता रोज रनवे पर फिसलने वाला तैयारा बहरिया टाउन का है। बिलावल भुट्टो अब भी बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज का तैयारा इस्तेमाल करते हैं। बिलावल भुट्टो लाहौर से इस्लामाबाद बहरिया टाउन के खुसूसी तैयारे में सफर कर रहे थे जब ये हादसा कल रात पेश आया, जिसमें तमाम मुसाफिर गो के महफूज रहे, लेकिन यह तैयारा जो फिसला था रनवे से वो बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज का निकला है। जमीर अली हमारे साथ मौजूद हैं। जमीर, बताइएगा मजीद तफसील क्या है आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज एक तैयारे के रनवे से फिसलने का वाकया पेश आया था, जिसके बाद ये खबर सामने आई कि बिलावल भुट्टो भी उस तैयारे में सवार थे, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी तमाम तर सूरत हाल वाज़ेह होती रही। इस हवाले से पब्लिक न्यूज ने इसकी तमाम तर कहानी जो है उसका पता चला लिया है। पब्लिक न्यूज को मिलने वाली इतलात के मुताबिक ये तैयारा मलिक रियाज का है। बहरिया टाउन के जो मालिक मलिक रियाज है उनका ये तैयारा है। ये खुसूसी तैयारा था जिसको बिलावल भुट्टो ने इस्तेमाल किया था लाहौर से इस्लामाबाद आमद के हवाले से, और ये ज़राए से मिलने वाली इतलात के मुताबिक अब भी मलिक रियाज का जो तैयारा है ये बिलावल भुट्टो इस्तेमाल करते रहे हैं। और आज गुज़िश्ता रोज भी जो तैयारा इस्तेमाल किया था बिलावल ने, वो मलिक रियाज का था। और जैसे ही तैयारा रनवे से फिसला उसके बाद ये इतलात सामने आई कि बिलावल भुट्टो इस तैयारे में सवार थे। उसके बाद ये चीजें सामने आई कि ये खुसूसी तौर पर बिलावल भुट्टो का तैयारा था जो कि लाहौर से इस्लामाबाद आया था। बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट पर, जो कि पुराना बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट है, वहां पर जो स्टेट लाउंज है वहां से बिलावल ने आना था इस्लामाबाद में कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए, और इस हवाले से वो लाहौर से खुसूसी तैयारे में सवार होकर इस्लामाबाद पहुंचे थे। ताहम रनवे से तैयारा फिसलने की वजह से ये तमाम जो सूरत हाल थी वो सामने आ गई है अब, और ये इंकशाफ को है कि बिलावल तो रनवे से गुज़श्ता रोज बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट पे जो तैयारा फिसला था और जिसमें बिलावल भुट्टो साहब सवार थे और सफर कर रहे थे, वो मलिक रियाज साहब का तैयारा निकला है। पब्लिक न्यूज ने यह पता चला लिया। अब इससे पहले आपको हम ये बताते जाएं कि जेआईटी रिपोर्ट में यह कहा जा चुका है कि ओमनी ग्रुप, बहरिया ग्रुप, बहरिया टाउन यानी कि और जरदारी ग्रुप का एक ट्रॉयका है, और तमाम तर तफसीलात जो जेआईटी की रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के रूबरू पेश की गई उसमें यह भी सामने आया मुबैना तौर पर कि मलिक रियाज साहब, जरदारी ग्रुप और ओमनी ग्रुप मिलकर यह तमाम मामला चलाते रहे, जिनका इल्जाम जेआईटी ग्रुप में लगाया गया है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। मलिक रियाज साहब के भांजे का नाम उसमें सामने आया, जैन मलिक का नाम उसमें सामने आया, उसके अलावा ओमनी ग्रुप अनवर मजीद साहब और उनके बेटों का, और फिर आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो का नाम उसमें सामने आया। बिलावल भुट्टो साहब को गो के सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्लीन चिट दे चुकी कि उनका नाम ईसीएल से भी निकाला जाए। फिर यह भी कहा गया कि यह तय करना होगा, चेक करना होगा कि रिस्पांसिबिलिटी इसमें जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी है या सेवरल रिस्पांसिबिलिटी है, कि बिलावल भुट्टो की तो उस वक्त उम्र ही बहुत कम थी, किस तरह से उनका नाम इस तमाम मामले में आ गया। लेकिन उसके बावजूद बिलावल भुट्टो का उस सब मामले के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स और जेआईटी रिपोर्ट के बावजूद, मलिक रियाज का यानी बहरिया टाउन का तैयारा इस्तेमाल करना कई सवालात को जन्म दे रहा है। जबकि ये सारी बातें जेआईटी में भी मेंशन की जा चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स भी दिए गए थे, उसके बाद भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ये तैयारा क्यों इस्तेमाल करें, ऐसे मजबूरी क्या है, या उन रिमार्क्स को या उन इंकशाफात को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। इनकी जानिब से ये बहुत सारे सवालात पैदा हो चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के ज़ेर इस्तेमाल तैयारा जो कि कल रात रनवे से फिसल गया था, वो बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज का है। सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट। सईद काजी साहब, इन रिमार्क्स के आने के बाद जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए थे और जेआईटी में भी मेंशन किया गया था कि एक ओमनी ग्रुप का बिलावल भुट्टो जरदारी, ये पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप और मलिक रियाज का एक ट्रियो बना हुआ है, उसके बाद भी ये तैयारा इस्तेमाल करना कितने सवालात को जन्म देता है? सईद काजी साहब, आवाज आ रही है आपको?
सईद काजी साहब से दोबारा राब्ता करेंगे। फिलहाल ये एक अहम खबर जिसका पब्लिक न्यूज़ ने पता चलाया है कि गुज़श्ता रोज़ बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट पर रनवे से जो तैयारा फिसला था जिसमें बिलावल भुट्टो साहब सवार थे, ये एक प्राइवेट जहाज़ था जिसमें वो सफ़र कर रहे थे, लाहौर से इस्लामाबाद गए थे। वो तैयारा बहरिया टाउन का है, मलिक रियाज साहब का है। और यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी, JIT रिपोर्ट में ये इंकशाफ हो चुका कि बहरिया टाउन, ओमनी ग्रुप और जरदारी ग्रुप का एक ट्रॉयका है, ये तीनों मिलकर ये मामला, यहाँ पर बात हो रही है जाली बैंक अकाउंट्स केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये रिमार्क्स दे चुकी, JIT रिपोर्ट ये सब कुछ बता चुकी। और बिलावल भुट्टो को अगर कहा जाए कि एट द फेस ऑफ इट अपेरेंटली क्लीन चिट भी मिली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद उनका तैयारा, बहरिया टाउन का तैयारा इस्तेमाल करना बहुत से सवालात को जन्म देता है। सईद काजी साहब एक मरतबा फिर हमारे साथ। जी बिल्कुल सईद साहब, बताइएगा इन तमाम इंकशाफात के बाद और रिमार्क्स के बाद बिलावल भुट्टो का मलिक रियाज का तैयारा इस्तेमाल करना आप कैसे देखते हैं इसे? देखें, हमारे टॉप लेवल पे एक कनाइमस मौजूद है और ये कनाइमस हो गई है एक तो बिजनेस के, बिग बिजनेस के दरमियान और रेगुलेटर अथॉरिटी या जो सियासत है उसके दरमियान, जो हुक्मरान है, ये ऑलमोस्ट एक हो चुके हैं, इनके इंटरेस्ट एक हो चुके हैं, इनके मफादात एक हो चुके हैं। इसलिए मैंने कल कहा था और कल ट्वीट भी की थी कि जो यहाँ गुर्बत की वजह है वो बिग बिजनेस है, वो काज है, जो काज अपने इफेक्ट को खत्म नहीं कर सकती। सही, सही। हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी जिसका जन्म जो है वो एक गरीब की लड़ाई से हुआ था और एक ऐसी हुर्रियत की वो एक मिसाल बनी थी जब उसका मंशूर लिखा गया था। आज हम देखते हैं कि वो बजाय हमें जुल्फकार अली भुट्टो नंगे पांव मजदूरों के साथ नजर आया करते थे और तस्वीरें जो है आज भी उसकी सोशल मीडिया पे मौजूद है कि उसके पास एक मजदूर गया, उसके पांव में जूते नहीं थे, वो खुद उतार दिए और उसको जूते लेके दी। मैं सिंबॉलिकली होगा, लेकिन मैं एक आपको डिफरेंस और फर्क बता रहा हूँ। आप यहाँ देखिए ये क्या है, अब ये जो स्कैम है आपका, इसके अलावा ये जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 1900 अरब रुपए का जो है ये खेल है, 25,000 एकड़ जमीन का मामला है, तो जाहिर है फिर जहाज तो बड़ी मामूली चीज है, यहाँ तो जो है वो जेट भी जो है मुहैया किए जा सकते हैं। काजी साहब, स्पॉटलाइट में एक केस हो, सुप्रीम कोर्ट में वो लगा रहा हो, अभी भी वो नैब को भिजवा दिया गया हो, JIT की उस पर रिपोर्ट आ गई हो, मीडिया में उस पर बातें हो रही हैं सब कुछ, उसके बावजूद बिलावल साहब को एक थोड़ा रिलीफ भी मिला सुप्रीम कोर्ट से, फिर मलिक रियाज साहब का तैयारा इस्तेमाल करने लग गए। मतलब ये इससे इररिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या आप समझते हैं, वजह क्या हो सकती है, इतनी क्या मजबूरी हो सकती है उनकी? उसकी वजह ये है, देखें, बुनियादी तौर पर यहाँ पे सजा और जजा का खौफ खत्म हो चुका है टॉप पे। यहाँ पे सिंबॉलिकली अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती भी है तो देर बाय आउट, मतलब वो बाय आउट कर लेते हैं अपनी फ्रीडम। जिस तरह पहले तो कानून भी मौजूद था, आपको याद है नैब का, जिसे आप प्ली कहते थे, बार्गेन जी, और बेशुमार तरीके हैं। तो मैं ये अर्ज कर चुका हूँ कि ये जो है ना, ये जो एहतसाब का होक्स बना हुआ है, ये खत्म होना चाहिए। कोई कानून का डर खौफ हो तो ये बातें तो ना हो, मगर ये है कि आप जो है यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। नहीं, आप होक्स का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं सर, आप जरा फिर नाजरीन को भी बता दें उर्दू में भी। मतलब ये आप कह रहे हैं कि एहतसाब का सिर्फ नाम ही है, एहतसाब होना नहीं है यहाँ पे, और ये आप JIT का सारा मामला जो नैब में चला गया, जाली बैंक अकाउंट्स वाला, आपको लग रहा है इसमें से कुछ नहीं निकलेगा? देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके जमानतें होनी है तो इसका मतलब है क्या केस की प्रेपरेशन हुई है, किस किस्म का एविडेंस इकट्ठा किया गया है। इस बात में तो 220 मिलियन में से एक बंदे को भी शक नहीं कि ये चोर डकैत है सारे, ठीक है। ये इस पे तो हर कोई हलफ दे सकता है किसी मुकद्दस सहीफे पे रख के, ये डकैती और चोरी है। अब उस जब डकैती और चोरी को साबित करने का वक्त आता है तो काले धन के पहाड़ पे बैठे हुए ये सेठ 2-2 टके में यहाँ के रेगुलेटर्स को खरीद लेते हैं। इस तरह वेस्ट में ये बहुत बड़ा है, वो कहते हैं रेगुलेटर पूटल बन चुका है। अब पूटल का मतलब आप उससे पूछना चाहेंगे, लैब डॉग कहते हैं, और लैब डॉग का बहुत मायूस कर रहे हैं सईद काजी साहब आप उन तमाम लोगों को जो इस वक्त बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं एहतसाब के अमल से। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और बिलावल भुट्टो जरदारी जिन्हें इनोसेंट कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, अब अगर उनका रवैया देखें तो वो मलिक रियाज का तैयार है एक बार फिर इस्तेमाल करें, जिसका इशारा भी दिया गया था, JIT में इंकशाफात भी किए गए थे और सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क्स भी दिए गए थे। मजीद इश्यूज पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि भारत पाकिस्तान दुश्मनी में सिफारती आदाब भी भूल चुका है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकार बिला वजह गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान ने यह मामला जब मोदी सरकार के साथ उठाया तो 2 कागजात पर जबरदस्ती दस्तखत कराकर उसके बाद पाकिस्तानी सिफारतकार को रिहा किया गया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत सिफारती आदाब भी भूल गया। इंतहा पसंदों के हाथों यरगमाल मोदी हुकूमत ने एक बार फिर सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी। भारत में पाकिस्तानी सिफारती अमले और उनके अहले खाना को तंग करने और बदतमीजी के वाकयात के बाद सिफारतकार को गिरफ्तार कर लिया गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारती अहलकार को हिरासत किए जाने की तफसीलात पब्लिक हो गयी। पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासत करने की भौंडी साजिश भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की थी। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसर मामूल की शॉपिंग पर मार्केट गए। बाजार में मौजूद खातून ने पाकिस्तानी ऑफिसर से बदकलामी की और पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक फौरन पुलिस पहुंची और सिफारतकार को थाने ले गई, जहां उन्हें कई घंटे हब्से बेजा में रखा गया और जबरदस्ती 2 कागजात पर दस्तखत भी कराए गए। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से मामला भारतीय वजारत खारजा के सामने उठाने पर पाकिस्तानी अहलकार को छोड़ दिया गया। पाकिस्तान ने इस मामले पर भारत से शदीद एहतजाज किया है। सिफारती जराये का कहना है कि भारतीय इकदाम वियना कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी है और पाकिस्तान भारत की इस हरकत का जवाब देने का हक रखता है। ये रिपोर्ट आपने मुलायजा की, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये भारत ने अब जो हरकत की है कि सिफारती आदाब तो बहुत अरसे से भूला पड़ा है भारत, उसकी तो बात ही क्या करनी, लेकिन ये हरकतें करता क्यों है, टू व्हाट एंड, आपको क्या लगता है? देखिए, इसको हम एरोगेंस ऑफ पावर या तकब्बुर या गरूर कहते हैं कि वो अपनी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए वो असूल भी इग्नोर कर देता है, उन असूलों को तोड़ देता है जो कि सफारतकारी के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर काबिल कबूल हैं। एम्बेसी के स्टाफ जो होता है, चाहे वो डिप्लोमेट हो चाहे वो नॉन डिप्लोमेट हो, उस स्टाफ को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, हरासा नहीं कर सकते, उनको एक खास तहफ़्फ़ुज़ आपने प्रोवाइड करना होता है। ये सब हुकूमतों का फर्ज होता है। लेकिन हिंदुस्तान ने ये जो काम किया है पाकिस्तानी एक ऑफिशियल के साथ, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मोदी साहब की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाकर, पाकिस्तान के खिलाफ मनफी हथकंडे इस्तेमाल करके अपने मुल्क के अंदर अपनी शोहरत को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि इस किस्म की गैर सफारती कार्रवाई उन्होंने की है और इस किस्म की सफारती कार्रवाई मेरा ख्याल है आइंदा भी होने के इम्कानात को हम रद्द नहीं कर सकते। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह अब ये हकीकत है कि हम अपने हमसायों को बदल नहीं सकते, उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करना ही एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। अब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं या ताल्लुकात में बेहतरी की, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो इन हालात में तो हमें कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। देखिए, जब तक मोदी साहब की हुकूमत है और वहाँ का जो सियासी माहौल है जिसको हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें हिंदुस्तान की हुकूमत की सरपरस्ती में खराब कर रही हूँ, तो वहाँ पे इस बात की उम्मीद बड़ी कम है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात में कोई बेहतरी के इम्कानात पैदा होंगे। पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि तमाम मुतनाज़े अमूर पर गुफ्तगू होनी चाहिए और गुफ्तगू से जो है हल निकालना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान जो है गुफ्तगू से इनकार और बार बार इनकार कर रहा है। अच्छा, ये स्ट्रेटजी आप इंडिया की किस तरह से देखते हैं? ऑफ एंड ऑन हम ये देखते हैं कि एक आधा कहीं पॉजिटिव मैसेज भी आ जाता होता है इंडिया की तरफ से। लगता यूं है कि हालात अब शायद कुछ बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे, शायद डायलॉग होना शुरू हो जाए, फिर उसके बाद इस तरह की हरकतें स्टार्ट हो जाती हैं। ये भी इंडिया मिलता है कि शायद वहां पर ही इंडियन एस्टैब्लिशमेंट में शायद 2 ओपिनियंस पाए जाते हैं। एक बिल्कुल ये बिलिजरेंस वाला है, दुश्मनी वाला है, और दूसरा है कि चलें थोड़ा सा टेक इट लाइट, अब चलते हैं डायलॉग की मेज की तरफ। जो डोमिनेंट थिंकिंग हुकूमत में और हुकूमत के इर्द गिर्द है वो तो यही है कि पाकिस्तान के साथ रवैया सख्त रखा जाए, लेकिन हिंदुस्तान में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो यही समझते हैं कि पाकिस्तान से बिला वजह मुखासमत करके, झगड़े पैदा करके मामला ठीक नहीं होंगे और हमसायों से कम वर्किंग रिलेशनशिप तो होना चाहिए। तो उसकी वजह से हुकूमत बाज दफा कोई एक सॉफ्ट सी को काम कर देती है, लेकिन बुनियादी तब्दीली जो ताल्लुकात हैं उसकी नौयत में हमें नजर नहीं आती।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने माहिराना तज्जिए से हमें आगाह कर रहे थे और उनका यही कहना था कि करीब मुस्तकबिल करीब में किसी किस्म की भारत के रवैये में हमें तब्दीली नज़र आने के इम्कानात इंतहाई कम हैं। एक और अहम केस की बात करेंगे हम यहाँ पर। अलीमा खानम ने अपनी जायदाद से मुतालिक कयास आराइयों का जवाब दे दिया है। गैर कानूनी जायदादों के इल्जामात मुस्तरद कर दिए गए हैं उनकी जानिब से और सुप्रीम कोर्ट में वो पेश हुई और पेशी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि शौकत खानम के जरिए जायदाद बनाने की खबरें गलत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खैराती अस्पताल है, माँ के नाम से है, इसका ऑडिट आलमी फर्म करती है और मजीद ये कहा कि बैरून मुल्क जायदादों के लिए पैसा जाहिर शुदा वसाइल से हासिल किया, कानूनी तरीके से बाहर भिजवाया, मुकम्मल टैक्स भी अदा किया। रिपोर्ट देखिए। अलीमा खानम मैदान में आ गईं। तनकीद करने वालों को दिया करारा जवाब। शौकत खानम से अपनी बैरूने मुल्क जायदादों के ताने बाने जोड़ने के तासुर को झूठा और बेबुनियाद करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में पेशी के मौके पर अलीमा खानम कहती हैं उनकी वालिदा मरहूमा शौकत खानम के नाम पर कायम शुदा खैराती इदारा, जिसके लिए माली मामलात की पड़ताल बैनुल अक़वामी साख के हामिल इदारे करते हैं। अलीमा खानम ने अपनी जायदादों से मुतालिक कहा कि वो मुकम्मल तौर पर अपने और उनके खाविंद के जायज और जाहिर शुदा वसाइल से खरीदी गई हैं। इमरान खान की जानिब से नहीं आए, हमारे वालिदैन की तरफ से शेयर आता है, आपको पता है। दुबई की अपनी जायदाद से मुतालिक वजाहत भी दे दी। बोली बैंक ऑफ दुबई से लिए गए कर्ज से दुबई की जायदाद खरीदी। 3,09,234 रुपए की सरमायाकारी भी काम आई। साथ ही बता दिया कि जायदाद खरीदने के लिए पैसा भी बैंकिंग चैनल से भिजवाया। अमरीकी जायदाद के लिए अमरीकी बैंक से कर्जा लिया। अलीमा खानम ने बताया कि जायदादें कारोबार के लिए खरीदी और टैक्स भी अदा किया। वेल्थ स्टेटमेंट चेक कर लें, बिल्कुल अपनी कमाई की है, 20 साल काम किया और जब खातून काम करती हैं तो उसका हम मशीनों का भी मजाक उड़ा रहे हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट का इतना बड़ा हिस्सा है, लाखों लोग मशीनों पे काम कर रहे हैं। अलीमा खानम ने अपना कारोबार भी बता दिया। बोली 20 साल से टेक्सटाइल बरामद करने के शोबे से वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मेहनत की बदौलत पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी खरीदार मिलते हैं और मुल्की मईशत को फरोग हासिल होता है। अलीमा खानम ने कहा कि उनकी सालाना एक्सपोर्ट्स का हजम 2 अरब से ज्यादा है। तो ये तमाम तर वजाहतें हैं जो कि आज दी गई हैं अलीमा खानम की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट से पेशी पर उनकी सहाफ़ियों की जानिब से उनसे काफ़ी सख्त सवालात भी पूछे गए, जिनका उन्होंने जवाब दिया। उनका कहना था कि उनकी तमाम जायदादें डिक्लेयर्ड हैं, अमेरिका में भी जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिक्लेयर्ड हैं और खातून जब काम करती है, ख़वातीन जब काम करती हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है। ख़ास तौर पर सिलाई मशीन के हवाले से उनका कहना था कि इस बात को लेकर उनका खासा मजाक उड़ाया गया है और सहाफ़ियों के बाकी जो भी तमाम सवालात पूछे गए थे उनसे उनका जवाब दिया गया है। इससे पहले ऑपोजिशन काफ़ी तनकीद करती रही है अलीमा खानम साहिबा पर और ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा, पूछा जाता रहा कि किस तरह से ये असासे अलीमा खानम साहिबा ने बनाए। जो दुबई में उनकी जायदाद थी, उसके बाद न्यू जर्सी में, अमेरिका में उनकी जो जायदाद निकल आई, ये तमाम मामलात के ये पैसा आया किस तरह से, और ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि गालिबन मुबैना तौर पर शौकत खानम का जो पैसा है खैरात का, ये ऑपोजिशन कहती रही कि वो अलीमा खानम साहिबा ने बाहर मनी लॉन्डर किया और उसके जरिए जायदादें बनाई गई। तो ये तमाम बातें गलत साबित हुई। उन्होंने बताया आपने तमाम सोर्स ऑफ इनकम्स और किस तरह से कानूनी तरीके से ये तमाम पैसा बाहर भेजा गया और उससे जायदादें बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट पेशी के मौके पर अंदर सुप्रीम कोर्ट में भी ये तमाम वजाहत उन्होंने दी और उसके बाद बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए भी अलीमा खानम ने ये सब कुछ बताया। कुछ मजीद अहम खबरों पर भी बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब आपको बताते हैं कि एफआई ने यूएई में मजीद 96 पाकिस्तानियों की जायदादों का सुराग लगा लिया है और तादाद अब 1211 हो चुकी है। मुत्तहिदा अरब इमारात में 2154 पाकिस्तानियों की जायदादें हैं। एफआईए की रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक 26 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और एफआईए ने डेटा एफबीआर के हवाले कर दिया है। पाकिस्तानियों की बैरूने मुल्क जायदादों के केस में एफआईए ने 26 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकिशाफ किया है। विफाकी तहकीकाती इदारे की अदालत उज़्मा में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंध और पंजाब में हुंडी हवाला के जरिए 26 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि 26 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियों और इनफरादी शख्सियात ने की है। एफआईए ने 26 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डेटा एफबीआर के हवाले कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में जायदादें बनाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 2154 है। दुबई में 1211 पाकिस्तानियों की जायदादों पर तहकीकात जारी हैं।
तो अब कुछ मजीद पाकिस्तानियों की जायदादों का मामला निकल आया है। FIA ने इनका सुराग लगाया है। कम अज़ कम 96 मजीद पाकिस्तानी हैं जिनकी जायदादें हैं पाकिस्तान से बाहर। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में यह तमाम मामला इस वक्त ज़ेर समात है और FBR से ये कहा गया था कि कोई मुनज़्ज़म और कोई मरबूत इस पर स्ट्रैटेजी बनाई जाए, तमाम इन जायदादों का पता चलाया जाए और इनको शो कॉज किया जाए और बुलाया जाए इन तमाम अफराद को जिनकी बाहर जायदादें और उन्होंने यहाँ पर शो नहीं कर रखी हैं। पाकिस्तानी ये शहरी हैं लेकिन पाकिस्तान में टैक्स ना पे किया है और उसके अलावा ये जायदादें वहाँ पर बनी किस तरह से ये भी नहीं बताया गया है। किसी तरह की कोई मनी ट्रेल यहाँ पर मौजूद नहीं है और किस तरह से जो पैसा है ये बाहर ले जाया गया है। इस तमाम मामले पर अब इससे पहले हम आपको बता चुके कि FIA इन तमाम लोगों को नोटिसेस इशू कर चुका है। चंद एक सिर्फ वो अफराद हैं जिनके एड्रेसेस मालूम नहीं है, पता नहीं चल पा रहा, लेकिन अब ये मामला सामने आया कि अब 96 मजीद पाकिस्तानी सामने आ गए हैं जिनकी पाकिस्तान से बाहर जायदाद है और कयास ये किया जा रहा है कि अभी इसमें मजीद इजाफा होगा तादाद में। और ये कोई कम लोग नहीं है, 2154 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनकी मुत्तहिदा अरब इमारात में जायदादें हैं। 96 लोग मजीद इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। FIA ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इसके मुताबिक 26 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। FIA ने डेटा FBR के हवाले कर दिया है। 2,25,000 के करीब ये लोग हैं। हमारे साथ डॉक्टर इकरामुल हक साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा अब ये 2,25,000 के करीब लोग, अब इनकी अगर हम बात करें, जिस तरह से इतनी ज्यादा पैसा ही यहाँ से बाहर गया, यहाँ पर इदारे बिल्कुल लाइल्म रहे, हमारे यहाँ पर क्या फ्लॉज हो सकते हैं जिसकी वजह से ये सब मामला हुआ और ओवरऑल इसका पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ होगा? यहाँ से बहुत सा जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ है वो उसकी वजह ये थी कि हमारे यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट था 1992 का, जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने बनाया था। इसके जरिए अगर आप एक फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलें और उसके जरिए जो पैसा भी चाहे बाहर ले जाए, कोई सवाल जवाब नहीं होता था। FIA भी नहीं पूछ सकती थी और FBR भी नहीं पूछ सकता था। इस कानून का लोगों ने बहुत फायदा उठाया और बहुत सा पैसा जो था वो दुबई में और जगह पर प्रॉपर्टी खरीदने में लगाया। ये अभी काफी कम रकम बताई है FIA ने। असल तो ये 3 साल के अंदर 200 अरब से ज्यादा का पैसा यहाँ से जा चुका था और ये खबर जो थी खुद वहाँ की जो रियल एस्टेट कंपनी थी उन्होंने रिवील की थी। अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि UAE ने हमारे साथ मुआहदे के तहत इंफॉर्मेशन का तबादला पहले तो नहीं होता था, अब शुरू कर दिया है, तो अब इनकी तफसीलात भी सामने आ रही हैं। नुकसान इसका हमारे अपने मुल्क की इकोनॉमी को ये हुआ कि ज़्यादातर इसमें से वो था जिसमें पाकिस्तान में टैक्स अदा किए यहाँ से पैसा बाहर ले जाया गया और उस कानून के तहत जिसका मैं जिक्र कर रहा था पाकिस्तान में उससे टैक्स से भी छूट मिल जाती थी। अब अगर ये साबित होता है कि इसमें इसके रिसोर्सेज जो हैं वो ऐसे हैं कि अगर वो लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो फिर इसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं, क्योंकि ये फिर सिर्फ टैक्स का मामला नहीं रहेगा बल्कि एक जो प्रोसीड ऑफ क्राइम के लिए फिर जो पाकिस्तान का मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट 2010 है उसके तहत भी कार्रवाई की जा सकेगी। अच्छा इकराम साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, FIA की तहकीकात अभी भी जारी हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, लिस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे क्या रिफॉर्म्स हम लेके आ सकते हैं ताकि इस तरीके को रोका जा सके और गैर कानूनी तौर पर जो जायदादें बाहर बनाई जाती हैं उसके ऊपर कोई हाथ डाला जा सके? देखिए, पहली बात मैं आपसे अर्ज कर दूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि हुकूमत कोई बहुत ज्यादा इसमें पुरजोश नहीं है कि पाकिस्तान से जो है पैसा बाहर जा रहा है उसको रोका जा सके। उसकी वजह यह है कि आज भी आप कोई भी शख्स अगर ये चाहे कि वो मार्केट से डॉलर खरीदे और मार्केट से डॉलर खरीदने के बाद उसको अपने डॉलर अकाउंट में जमा करें और दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी नाम से भेज दे तो पैसा जा सकता है। ठीक है। और हम अभी सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस था अभी तो वहाँ ये बताया गया था कि 1 साल में 15 अरब डॉलर बाहर चला गया, 15 बिलियन डॉलर। तो ये तो हमारे सारे मसाइल हल हो जाते हैं अगर 15 अरब डॉलर हम उसको रोक सकें। तो मैंने हुकूमत को ये तजवीज़ दी थी कि आप ये कर दें कि जो खुली मंडी से मार्केट से डॉलर खरीदते हैं उसको अपने जब अकाउंट में जमा कराएं, तो अगर किसी को इलाज मालजे के लिए पैसा चाहिए तो वो बाहर ले जाए, थोड़ा सा अगर तालीम के लिए चाहे तो ले जाए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब बड़ी माजरत कता कलामी की एक छोटा सा सवाल आपका, चूंकि पॉइंट आ गया यहाँ पे। इकराम साहब भी यही बात कर रहे थे, अगर ये सब कुछ अंडर द लॉ हुआ है तो इसको हम मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कह सकते, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर ये अंडर द लॉ हुआ है, नवाज शरीफ साहब के दौर में ये लॉ बना था, आपने डॉलर खरीदे, आपने अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा कराए, बाहर भिजवा दिए कानूनी तरीके से, तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई क्या करेंगे हम?
देखिए ऐसा है तो सारे तो ऐसे नहीं है, हुंडी के जरिए भी जाता है। मतलब एक आदमी के पास पैसा है, वो मनी चेंजर के पास जाता है, उसको यहाँ रुपीज देता है और बाहर उसको डॉलर मिल जाते हैं। तो पहली बात मैं ये बता दूं कि जो सुराख लगा रहे हैं इसका मतलब लाजमी ये नहीं है कि ये, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो सब पाकिस्तानी नेशनल हैं या पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, उन्होंने बाहर नेशनलिटी ले ली है। एक तो अगर बाहर नेशनलिटी ले ली है तो बिल्कुल अलग सवाल हो गया। और अगर पाकिस्तानी है तो फिर ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर तो नहीं किया हुआ। अगर डिक्लेयर नहीं किया और फिर उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि टैक्स एमनेस्टी में तो फायदा तो नहीं उठा लिया। ये दोनों चीजें नहीं है तब ये जाके एक जुर्म बनता है, फिर वो उसको बढ़ाना पड़ेगा। मगर एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो आहिस्ता आहिस्ता बता रहे हैं सुराग लगा लिया, मुझे पता है अब से 8 महीने पहले FIA ने रिपोर्ट दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास जो UAE की प्रॉपर्टीज हैं उसके नाम और टेलीफोन नंबर सब मौजूद हैं। तो आज ये किस्सों में बता के जो अपना कारनामा बयान कर रहे हैं वो तो कारनामा बयान कर रहे हैं। अच्छा इकरामुल हक साहब, एक छोटी सी बात ये है तो थोड़ा सा कानूनी नुक्ता, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से पहले के अगर किसी ने, जब यहाँ पे कानूनी वो नहीं था मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, कर ली हुई है मनी लॉन्ड्रिंग, तो उसका तो फिर कुछ नहीं किया जा सकेगा टेक्निकली इन द कोर्ट ऑफ लॉ। 2010 से पहले जिन लोगों ने यहाँ से सरमाया बाहर भेजा उस जमाने में तो हमारे यहाँ माशाल्लाह मनी लॉन्ड्रिंग का कोई एक्ट ही मौजूद नहीं था, क्योंकि 1992 से लेकर हमने खुली आज़ादी दी लोगों को कि वो जो चाहे पाकिस्तान में पैसा कमाएं, जायज़ हो या नाजायज़ हो, टैक्स दे ना दे। और यहाँ से ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे बड़ा डाका जनी हुई 1992 से लेकर, और जैसा अभी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे कि आज भी जारी है। अब सिर्फ ये शर्त लगा दी है कि अगर आप कैश में डॉलर जमा करवाएंगे तो आपको फाइलर होना चाहिए। तो लोग जीरो की रिटर्न फाइल करके फाइलर बन जाते हैं और फिर लाखों डॉलर यहाँ से बाहर भिजवा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से मुत्तफिक हूँ कि अगर आप में वाकई संजीदगी होती तो आप पहले उससे ये देखते कि अगर आप यहाँ से बाहर पैसा भिजवा रहे हैं तो उसकी कोई रीजन तो होनी चाहिए। अगर आप संजीदगी की जैसे बात हो रही तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ऐसी कौन सी मजबूरी या वजूहात हो सकती हैं कि ये मसला एड्रेस करना या इसका हल निकालना हुकूमती तरजीहात में शामिल नहीं है? देखिए जी, इसमें मसला तो साफ जाहिर नजर आता है कि जो रिट ऑफ द स्टेट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतनी कमजोर हुई है, और कौन से बेनिफिशरी हैं वो लोग जो यहाँ से पैसा सर्कुलेट करके बाहर ले जाते हैं और पाकिस्तान में उसका टैक्स नहीं देते हैं। टैक्स एमनेस्टियाँ आती हैं गरीब लोगों पे, आप आए दिन जो है वो कभी नमक और शुगर पे भी टैक्स लगाने से बाज नहीं आते इंडायरेक्ट, और बाकी जो लोग टैक्स नहीं देते वो बिलियंस यहाँ से ले जाते हैं। तो ये तो पूरे रियासती ढांचे के अंदर एक प्रो एलीट जो है वो शक्ल नजर आती है। डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा, वो जो अगले दौर में आप 1992 की इस कानून की बात कर रहे हैं और फिर उसके बाद 97 के बाद ऑनवर्ड जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स लोगों के फ्रीज कर दिए थे और फिर बाद में मिले नहीं लोगों को पैसे, तो फिर क्यों लोग ट्रस्ट करें और यहाँ पर अपनी फॉरेन एक्सचेंज रखें जो वो एक्सपोर्ट के थ्रू या अपने बिजनेसेस के थ्रू कमाते रहे यहाँ पर? इस तरह की चीजें भी तो फिर हमारे यहाँ पर ही होती रही हैं और फिर हम क्यों कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं होलली एंड सोलली इन अफराद को जो अपना जर यहाँ से बाहर ले गए? जी, वो 2000 में आपको याद होगा कि दोबारा से फॉरेन करेंसी ऑर्डिनेंस आ गया था, जिसमें वो जो 97 वाला जो लोगों का उन्होंने फ्रीज कर लिया था उसको फिर दोबारा से बहाल किया गया कि अगर आप फॉरेन करेंसी अकाउंट में रखेंगे तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और जितना पैसा आप यहाँ से चाहे बाहर ले जाए आपसे कोई सवाल नहीं होगा। तो एक बिल्कुल ठीक। तो अब ओवरऑल आपके कहने का मकसद ये है कि हुकूमत की इस पर एक मजबूत पॉलिसी नजर आनी चाहिए, जो वो कह रहे हैं वो ऑन ग्राउंड भी होना चाहिए, उस पर क्या कार्रवाई होती है आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से एक अहम खबर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नाम पर अवाम का सरमाया लूटने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। नैब लाहौर ने फ्रॉड के इल्जामात पर कसूर में वाक़े MSIR ट्रेडर्स के खिलाफ अपनी तहकीकात का आगाज कर दिया है और नैब जराये का कहना है कि निजी कंपनी ने सादालू शहरियों से स्टॉक एक्सचेंज के नाम पर करोड़ों का फ्रॉड किया। नैब को कंपनी के CEO रियासत डोगर के खिलाफ कम अज कम 67 शिकायत मौसूल हो चुकी। शाकिर आवान हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। क्या इल्जामात हैं इस प्राइवेट कंपनी पर शाकिर, और अब नैब की तहकीकात इस हवाले कहाँ पहुंची हैं? जी बिल्कुल जी शाकिर, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, नैब ने करप्ट अनासर सोसाइटी माफिया के बाद पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में गैर कानूनी कारोबार करने वाले अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर लिया है। नैब ने कसूर में वाक़े MSIR ट्रेडर्स के खिलाफ करोड़ों रुपए फ्रॉड की शिकायत मौसूल होने के बाद तहकीकात का आगाज कर दिया है। नैब जराये का कहना है कि निजी कंपनी ने सादा लोग शहरियों से स्टॉक एक्सचेंज के नाम पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया और नैब
ने मजीद ये बताया कि कंपनी के CEO रियासत डोगर के खिलाफ 67 शिकायत जो है वो अब तक मौसूल हो चुकी है। करोड़ों रुपए लूटे गए आम शहरियों से नैब ने उन शिकायत का अब नोटिस लिया है और तहकीकात का आगाज कर दिया इस प्राइवेट कंपनी के CEO के खिलाफ। बहुत शुक्रिया आप शाकिर अवाना, आप इस सारी सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे हैं। पब्लिक न्यूज रूम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ और मजीद खबरों पर तज्जिए भी होंगे।